आसमान में अपनी टकटकी लगाइए, खासकर जब सूरज या तो डूब रहा हो या अभी अभी निकल रहा हो। अगर आपको कोई तारा बाकी सबसे ज्यादा चमकीला और स्थिर दिखाई दे, तो जान लीजिए कि ज्यादातर संभावना है कि आप शुक्र ग्रह वीनस को ही देख रहे हैं। इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहना सदियों पुरानी बात है, क्योंकि यह अपनी कक्षा के कारण हमेशा सूर्य के आसपास ही दिखाई देता है, कभी सूर्योदय से ठीक पहले तो कभी सूर्यास्त के ठीक बाद। यह इतना चमकीला इसलिए दिखता है क्योंकि इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बेहद परावर्तक रिफ्लेक्टिव बादल हैं, जो सूर्य की रोशनी को शानदार ढंग से बिखेरते हैं। ये हमारे प्यारे ग्रह पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी है और आकार, द्रव्यमान और संरचना में पृथ्वी से इतना मिलता जुलता है कि इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। वैज्ञानिक एक समय में सोचते थे कि शायद इतनी समानताओं के कारण शुक्र पर भी पृथ्वी जैसा ही जीवन या कम से कम रहने योग्य परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने इसे और करीब से जाना, तो पता चला कि यह जुड़वां बहन असल में एक भयानक नरक है जो पृथ्वी से बिल्कुल अलग रास्ते पर चली गई। शुक्र का वातावरण बेहद डरावना है। ये 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसका वातावरण इतना घना है कि सतह पर हवा का दबाव पृथ्वी की सतह के दबाव से लगभग 90 गुना ज्यादा है। यह दबाव ऐसा है जैसे आप पृथ्वी के महासागरों में करीब 900 मीटर की लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में हो। अगर आप बिना किसी विशेष सुरक्षा के वहां होते तो आप दबाव से ही कुचल जाते। और तापमान, ओहो, शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, भले ही वह बुध से ज्यादा दूर है। इसके घने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण ने एक बेकाबू ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर दिया है, जिसने ग्रह की सतह को लगातार 4575 डिग्री सेल्सियस लगभग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बनाए रखा है। यह इतना गर्म है कि टिन, सीसा और जिंक जैसी धातुएं भी सतह पर पिघली हुई अवस्था में मिलेंगी। इसकी तुलना आप किसी सेल्फ क्लीनिंग ओवन के अंदर के तापमान से कर सकते हैं। इस भीषण गर्मी और दबाव के साथ साथ ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे पीले सफेद बादल छाए रहते हैं, जो कभी कभी एसिड की बारिश भी करते हैं। हालांकि सतह तक पहुंचने से पहले ही वह गर्मी में भाप बनकर उड़ जाती है। ये बादल इतने अपारदर्शी हैं कि हमें इसकी सतह की तस्वीरें लेने के लिए रडार या इंफ्रारेड जैसी तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। जब वैज्ञानिक इन तकनीकों से शुक्र की सतह को देखते हैं तो उन्हें एक ज्वालामुखीय परिदृश्य दिखाई देता है। यहाँ विशाल मैदानी इलाके हैं, कुछ ऊंचे पठार और पहाड़ियां हैं, और लाखों नहीं तो हजारों ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ आज भी सक्रिय हो सकते हैं। पृथ्वी की तरह यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि समय समय पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटने की घटनाएं होती रही हैं, जिन्होंने ग्रह की सतह को फिर से नया कर दिया है। इसकी एक और बेहद अजीब विशेषता इसका घूर्णन, रोटेशन हो। शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीरे घूमता है। इसे एक बार घूमने में पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं, और तो और यह अपनी धुरी पर बाकी ज्यादातर ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में घूमता है। इसका मतलब है कि शुक्र पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है, और इसका एक
सौर दिवस सूर्य का एक उदय से दूसरे उदय तक का समय पृथ्वी के लगभग 117 दिनों के बराबर होता है। कल्पना कीजिए, एक रात जो महीनों तक चले और फिर एक दिन जो महीनों तक चले। तो जबकि इसका नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया है, जो इसकी आसमान में चमकती खूबसूरती से मेल खाता है, इसकी वास्तविक दुनिया एक क्रूर और असहनीय जगह है। कई अंतरिक्ष यानों ने शुक्र का दौरा करने की कोशिश की है, जैसे सोवियत संघ के वेनेरा यान और नासा के मैगलन, लेकिन इसकी सतह पर उतरना और जीवित रहना बेहद मुश्किल है। सोवियत वेनेरा यान कुछ ही मिनट तक सतह पर टिक पाए, इससे पहले कि भीषण गर्मी और दबाव उन्हें नष्ट कर दे, लेकिन उन्होंने हमें इस नरक जैसी दुनिया की कुछ पहली तस्वीरें भेजीं। शुक्र ग्रह वाकई हमारे सौरमंडल का एक अनोखा रहस्य है। इसका अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ग्रीन हाउस प्रभाव किसी ग्रह के जलवायु को पूरी तरह बदल सकता है, और यह हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की जलवायु के नाजुक संतुलन के बारे में एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। यह हमें दिखाता है कि कैसे दो ग्रह जो इतनी समान शुरुआत करते हैं, वे ब्रह्मांड में बिल्कुल अलग चरम रास्ते पर जा सकते हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप जानकारी को और विस्तृत और एक ही प्रवाह में चाहते हैं। तो चलिए शुक्र पर जीवन के सवाल को गहराई से देखते हैं। शुक्र ग्रह की दुनिया को समझने के बाद, जहां सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो अधिकांश धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त है, और जहां वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के समुद्र तल से 90 गुना अधिक है, इतना कि यह गहरी समुद्री पनडुब्बियों को भी कुचल दे। वहां जीवन, जैसा कि हम इसे जानते हैं या कल्पना कर सकते हैं, पूरी तरह से असंभव है। इस भीषण गर्मी और दबाव के साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मिलकर एक ऐसा घातक मिश्रण बनाते हैं जहां तरल पानी मौजूद नहीं रह सकता, जो जीवन के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। जैविक अणु जो जीवन की संरचना बनाते हैं, ऐसी चरम स्थितियों में स्थिर नहीं पाएंगे और तुरंत विघटित हो जाएंगे। शुक्र की सतह बंजर, ज्वालामुखीय परिदृश्य और क्रेटरों से भरी है, जो एक ऐसी दुनिया का चित्र प्रस्तुत करती है जहां जीवन की कोई भी चिंगारी जीवित नहीं रह सकती। फिर भी वैज्ञानिकों ने एक और संभावना पर नजर डाली है। क्या शुक्र के वातावरण की ऊपरी परतों में जीवन हो सकता है? यह विचार सतह की भयानक परिस्थितियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। सतह से लगभग 50 से 65 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर जहां बादल पाए जाते हैं, स्थितियां थोड़ी अधिक सहनीय हो जाती हैं। इस गोल्डीलॉक्स जोन में वातावरण के संदर्भ में तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो पृथ्वी पर कुछ चरम वातावरणों में पाए जाने वाले जीवन के लिए संभव है, और दबाव भी पृथ्वी की सतह के दबाव के आसपास होता है। इस ऊंचाई पर कुछ मात्रा में जल वाष्प भी मौजूद है, हालांकि यह सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों के साथ मिला हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि शुक्र पर जीवन मौजूद है, तो यह इन बादलों में तैरने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों के रूप में हो सकता है, जिन्हें एसिडोफाइल एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जा सकता है, जो पृथ्वी पर भी कुछ अम्लीय वातावरणों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक इस संभावना का अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं और शुक्र के वातावरण में ऐसे किसी भी रासायनिक संकेत की तलाश करते हैं जो
जीवन की उपस्थिति का अप्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है, जिन्हें बायोसिग्नेचर कहते हैं। इन अध्ययनों में वातावरण की संरचना का विश्लेषण करना शामिल है, यह देखने के लिए कि क्या कोई गैसें मौजूद हैं जिनकी उत्पत्ति को आसानी से गैर जैविक प्रक्रियाओं से नहीं समझाया जा सकता है। 2020 में फॉस्फीन गैस का पता लगाने का दावा एक ऐसे ही प्रयास का परिणाम था जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि पृथ्वी पर फॉस्फीन अक्सर जीवन द्वारा उत्पन्न होती है। शुरुआती उत्साह था कि यह शुक्र पर जीवन का संकेत हो सकता है, लेकिन बाद के विश्लेषणों और अन्य दूरबीनों द्वारा किए गए अवलोकनों ने फॉस्फीन का पता लगाने की पुष्टि को अनिश्चित बना दिया है। यह घटना वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण सी थी। एक दिलचस्प खोज की जाती है जिसे अन्य वैज्ञानिक जांचते हैं और निष्कर्षों पर बहस होती है जब तक कि एक स्पष्ट सहमति न बन जाए या आगे के डेटा द्वारा पुष्टि न हो जाए। फिलहाल फॉस्फीन के मामले में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला है और इसे अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, और यह निश्चित रूप से शुक्र पर जीवन का पक्का सबूत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इस विचार पर भी विचार करते हैं कि लाखों साल पहले, जब सूर्य थोड़ा कम गर्म था, शुक्र पर शायद पृथ्वी जैसे महासागर और अधिक रहने योग्य परिस्थितियां थीं। यदि ऐसा था, तो क्या उस दौरान जीवन की उत्पत्ति हुई होगी? और फिर जैसे जैसे ग्रह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्म होता गया, क्या वह जीवन किसी तरह वातावरण की ऊपरी ठंडी परतों में चला गया और वहीं रहने के लिए अनुकूलित हो गया? यह एक रोमांचक परिकल्पना है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए सीधे सबूत अभी तक नहीं है। तो हमारी वर्तमान समझ के अनुसार शुक्र की सतह जीवन के लिए एक निर्जन नरक है। इसके वातावरण की ऊपरी परतें, जहां परिस्थितियां थोड़ी कम चरम हैं, एक ऐसी जगह है जहां जीवन की संभावना पर वैज्ञानिक सैद्धांतिक रूप से विचार कर रहे हैं और संकेतों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि शुक्र ग्रह पर आज या अतीत में जीवन मौजूद रहा है। यह हमारे सौर मंडल में एक रहस्यपूर्ण स्थान बना हुआ है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि ग्रह कैसे विकसित होते हैं और चरम जलवायु कैसे बनती है, और साथ ही ब्रह्मांड में जीवन की खोज की जटिलताओं को भी उजागर करता है।